हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग तकरीबन 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज में भी हमारा ये सॉलिड स्टेट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स क्या होता है कि अगर किसी भी एटम का मिसिंग अपने पोजीशन से हट जाता है, या फिर एक पॉइंट के अलोंग हो, या फिर एक लाइन के अलोंग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट हम लोग 2 टाइप की बात किए हुए थे। एक स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बात किए हुए थे। स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग बात किए थे कि किसी भी कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला डिफेक्ट्स होने से पहले और डिफेक्ट्स होने के बाद अगर उसका हमेशा सेम रहता है उसका फॉर्मूला, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। उसमें हम लोग 2 चीज पढ़े, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में हम लोग बात किए थे कि अगर एक कैटायन और एक एनायन अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाता है और उसके यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते थे स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट में हम लोग बात किए थे कि एक कैटायन अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंकल डिफेक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। हमारे पास हेडिंग रहेगा नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास क्या होते थे कि किसी भी क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला डिफेक्ट्स होने से पहले, डिफेक्ट्स होने और डिफेक्ट्स होने के बाद उसका केमिकल फॉर्मूला सेम मिलता था, तो उसको हम लोग बोलते थे स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, किसी भी क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला डिफेक्ट्स होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद एग्जैक्ट रेशियो में नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहां से द पॉइंट डिफेक्ट इन विच नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन आर नॉट exactly in same ratio as indicated by their chemical formula called non-stoichiometric point defect। स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या होते थे, हम लोग बात किए थे कि जैसे कि AgBr था, तो AgBr में डिफेक्ट्स होने से पहले और डिफेक्ट्स होने के बाद इसका केमिकल फॉर्मूला AgBr ही मिल रहा था। लेकिन नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा कि डिफेक्ट्स होने से पहले आपका नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन अलग अलग होंगे, और डिफेक्ट्स होने के बाद भी नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन अलग अलग मिलेगा। आप यूं कह सकते हो कि अभी फॉर्मूला आपको मिला हुआ है AgBr डिफेक्ट्स होने से पहले, लेकिन अगर डिफेक्ट होने की बाद की बात करें तो हो सकता है कि AgBr2 मिल जाए या फिर Ag2Br मिल जाए, ये डिपेंड करता है क्रिस्टल के आधार पे। तो ये हमारे पास मतलब अगर कैटायन और एनायन का रेशियो अगर एग्जैक्ट मिलता है, एग्जैक्टली सेम रेशियो में मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। और अगर एग्जैक्ट सेम रेशियो में नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। इट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला हम लोग देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकेंड हम लोग देखेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। देखो नाम से भी पता चल रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सेस का, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी मेटल ज्यादा हो जाएगा। अब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि मेटल कम हो जाएगा। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक रहेंगे यहां से मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बस समझते जाना।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सिंपल मीनिंग बस यही है कि मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये हमारे पास क्रिस्टल है, सपोज करना कि क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में आपके पास 50 कैटायन मौजूद है और 50 एनायन मौजूद है। ये डिफेक्ट्स होने से पहले की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो, अगर केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एनायन, केटायन कहने का मतलब है मेटल और नॉन एनायन कहने का मतलब है नॉन मेटल। अगर किसी भी तरह से अगर केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एनायन, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और अगर मान लो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, नॉन मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब जरा सोचो कि यहां पर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे ज्यादा हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से ज्यादा हो सकते हैं। आप या तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे तो यहां पर 51 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और 50 हो जाएंगे आपके नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज से, तो इस टाइप के डिफेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं यहां से जो एनायन है, इस एनायन को मैं एक बाहर निकाल दूं, अगर मैं यहां से एक एनायन को कम करता चला जाऊं तो भी आपके यहां से 50 केटायन मिल जाएंगे और 49 आपके क्या हो जाएंगे, एनायन मिल जाएंगे। तो ये इसमें भी आप देखो केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू एनायन। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपके दो तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, या तो आप उसमें एक्स्ट्रा केटायन ऐड करते चले जाओ, जैसे जैसे एक्स्ट्रा केटायन को ऐड करते जाओगे केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा और एनायन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। और दूसरा तरीका है कि उस क्रिस्टल से आप एनायन को रिमूव करना स्टार्ट करो, जैसे जैसे एनायन को रिमूव करना स्टार्ट करोगे केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एनायन। तो दोनों तरीके से आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट काम करेंगे। अब यहां से देखो मेटल ज्यादा हो गया होगा, फिर केटायन ज्यादा हो गया होगा इन कंपैरिजन टू एनायन। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहां से लिख सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, द डिफेक्ट in which number of cation are greater than number of anion, called metal excess defect। तो किसी भी तरीके से आपको मेटल को ज्यादा कर देना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कर देना है। किसी भी तरीके से अगर आप पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करोगे, नेगेटिव चार्ज को कम करोगे, तो आप उसको कह सकते हो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक होगा आपके पास ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, एनायन के वैकेंसीज की वजह से। यानी कि कह सकते हो कि किसी एक क्रिस्टल में, मान लो आपके पास क्रिस्टल में 50 केटायन मौजूद हैं और 50 एनायन मौजूद हैं, तो एनायन वैकेंसीज कहने का मतलब क्या है कि इस क्रिस्टल से मैं नेगेटिव चार्ज को रिमूव करता चला जाऊंगा। नेगेटिव चार्ज को रिमूव करते जाओगे तो जैसे कि मान लो मैंने एक नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया, तो यहां से 50 पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, 49 नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब देखो तो यहां से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज। तो इसके आधार पर भी आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए हम लोग एक मोस्ट एग्जाम्पल लेते हैं अल्कली हैलाइड का, अल्कली हैलाइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया। अल्कली हैलाइड या फिर अल्कलाइन हैलाइड के बारे में ले सकते हो। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं एक क्रिस्टल की तरफ। सपोज करो हमारे पास एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, यह है क्रिस्टल आपके सोडियम क्लोराइड का। अच्छे से देखते जाना, ये मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल मिल रहा है आपको। अब देखो ये मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl, ये व्हाइट कलर का है। जो हम लोग नमक खाते हैं वो ये पहले कैसा होता है, व्हाइट कलर का, जिसमें कि मैं मान लेता हूं यहाँ पे सोडियम प्लस है, यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, यहाँ पे सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, यहां पर क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है,
यहां पर सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है। तो ये आपके सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या क्रिएट करवाना है, एनायन को वैकेंसी करवानी है, यानी कि एनायंस को बाहर निकालना है। एनायंस बाहर कैसे निकलेगा, सपोज करो मैंने इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर, एटमॉस्फेरिक सोडियम वेपर को मैं हीट कर देता हूं। जैसे ही हीट करोगे तो हीट करने के बाद सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये देखो, ये सोडियम वेपर और इस क्रिस्टल को साथ साथ हीट करना है। जैसे जैसे साथ साथ हीट करोगे तो ये सोडियम वेपर अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सोडियम प्लस है इस क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होगा। ये सोडियम प्लस है, ये सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल दिख रहा है, इस सोडियम प्लस इसके सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज, ये मान लो सरफेस है आपका, तो इस सरफेस के ऊपर सोडियम प्लस क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए। अब ये सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होगा और इसके क्रिस्टल के अंदर से एक क्लोरीन माइनस इसको बैलेंस करने के लिए इसके सरफेस की तरफ मूव करेगा। अब यहां से सोडियम प्लस ये क्लोरीन माइनस जो यहां पर पहुंच चुका है वो कंबाइन करके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहां से एक वैकेंसी क्रिएट हो गया होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके जनरेट हो रहे हैं। पहले यहां पे था सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस। यहां से क्लोरीन मूव कर चुका है इसके सरफेस की तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। यहां से मिल जाएंगे यहां पे आपके सोडियम प्लस, यहां पर हो जाएंगे सोडियम प्लस, यहां पे क्लोरीन माइनस, यहां पे सोडियम प्लस, यहां पर क्लोरीन माइनस। अब देखो यहां पर वैकेंसीज क्रिएट हो गए। अब इस वैकेंसी को क्या करेंगे हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया है ये इलेक्ट्रॉन ये वैकेंसी में ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई किया, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर बोलो या फिर इसको आप बोल सकते हो कलर सेंटर। एफ सेंटर, कलर सेंटर कहने का मतलब क्या है, एफ जो आया है वो एक आपके वर्ड होते हैं फर्बेन जेंडर, फर्बेन जेंटर, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। अब देखो, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्यूपाई किया, पहले था सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का, अब यहां पर जो सोडियम क्लोराइड मिलेगा ये येलो कलर का दिखेगा आपको। यानी कि जब जब आपके एफ सेंटर आएंगे, जब जब आपके कलर सेंटर आएगा तो कोई भी अल्कलाइन हैलाइड, अल्कली हैलाइड जो होंगे वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं फिर से एक मर्तबा रिकॉल करता हूं, जैसे कि हम लोग ड्यू टू एनायन वैकेंसीज पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, तो हम लोग को क्या करना है कि एनायन को किसी भी तरीके से रिमूव करने हैं। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, हमने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया और उसमें सोडियम वेपर के थ्रू हीट कर दिए। जैसे ही हीट करोगे तो सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये जो सोडियम प्लस है इस क्रिस्टल के सरफेस की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। अब यहां पर सोडियम प्लस डिफ्यूज होगा तो फिर यहां से क्लोरीन माइनस इसके सरफेस की तरफ डिफ्यूज आउट होगा और ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस कंबाइन होकर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देगा। अब यहां पर वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगे। यहां पे जो वैकेंसी क्रिएट होगा इसको ऑक्यूपाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसीज को ऑक्यूपाई किया उसको बोलेंगे हम लोग एफ सेंटर या फिर फर्बेन सेंटर, जिसका मतलब क्या होता है, कलर सेंटर। अब इस एफ सेंटर की वजह से या कलर सेंटर की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है ये व्हाइट कलर से कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड येलो कलर का। हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। पहले लैंग्वेज में हम लोग देखो लिखते हैं इसको, हम लोग क्या किए हुए हैं कि सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल था उसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में क्या किया, हीट किए हुए। तो लिख सकते हैं हम लोग व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल are heated in the atmosphere sodium vapor, then its sodium vapor
कन्वर्टेड इनटू सोडियम प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां कन्वर्ट होने के बाद ये सोडियम प्लस कहां पे डिफ्यूज हो गया था, इस क्रिस्टल के सरफेस में जाके डिफ्यूज हो गए थे, और उसी दौरान क्लोरीन माइनस क्रिस्टल से डिफ्यूज होकर के सरफेस की तरफ चला गया था, और दोनों कंबाइन के क्या बना दिए थे, सोडियम क्लोराइड बना दिया था। हम यहां लिख सकते हैं सोडियम प्लस आयन डिफ्यूज्ड on the surface of crystal, on the surface of crystal, and chlorine minus diffused out on the surface of crystal and combined with सोडियम प्लस टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड ये यहां से सोडियम प्लस इसके सरफेस के ऊपर से और क्लोरीन माइनस डिफ्यूज आउट हुआ था सरफेस की तरफ, दोनों कंबाइन करके क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। अब इस दौरान जैसे क्लोरीन मूव किया यहां पर सरफेस पर, यहां पर क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इस वैकेंसी की जगह पर ऑक्यूपाई करवा देंगे। तो लिख सकते हैं यहां से टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन occupied on vacant side called F center, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर सेंटर। तो जैसे जैसे आपके एफ सेंटर क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे वो कलर शो करने लगेगा। तो हम लोग को अभी ये क्या मिला हुआ था कि जैसे कि मान लो ये हमारे पास अभी ये स्ट्रक्चर मिला हुआ था सोडियम क्लोराइड का, यहां पर सोडियम प्लस ऑक्यूपाई किए हुए थे, यहाँ पे क्लोरीन माइनस था, यहाँ पे सोडियम प्लस थे, यहाँ पे क्लोरीन माइनस था, यहाँ पे क्लोरीन माइनस था, सोडियम प्लस था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया था, यहाँ पे सोडियम प्लस थे, यहाँ पे सोडियम प्लस था, यहाँ पे क्लोरीन माइनस थे, सोडियम प्लस था और क्लोरीन माइनस थे। इस तरीके से हमें फाइनली स्ट्रक्चर मिला हुआ था। अब इसमें सोडियम प्लस को काउंट करो और क्लोरीन माइनस को काउंट करो। सोडियम प्लस देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस देखो तो 1 2 3 4 5 क्लोरीन माइनस है। अब देखो तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और इन कंपेरिजन टू क्लोरीन माइनस, या फिर केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू एनायन। तो यहां पर देखो केटायन जैसे ही ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। अब देखो अगर सॉलिड स्टेट में आपकी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड कलर शो कर रहा है, तो कलर शो करने का एकमात्र रीजन है एफ सेंटर। किसमें, सॉलिड स्टेट में। एफ सेंटर होने के वजह से सोडियम क्लोराइड जो पहले था व्हाइट कलर का, अब ये किस में ट्रांसफर हो गया है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड येलो कलर का आपको दिखेगा। अगर मैं यहां पे लिथियम क्लोराइड की बात करूं तो लिथियम क्लोराइड आपकी पिंक कलर के शो करने लगते हैं। डिफेक्ट्स ये हैं, पिंक कलर का शो करने लगेगा। पिंक कलर शो क्यों करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर या फिर फर्बिन-जेंडल सेंटर। और केबीआर की बात करूं, पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करूं तो ये शो करने लगेगा वायलेट कलर का। तो ये अब तक मेंस में पूछा नहीं है क्वेश्चन, आ सकता है आपके, और ये क्वेश्चन आपके 12th के लिए इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड किस सेंटर के वजह से येलो कलर का शो करने लगता है, तो वो कौन सा सेंटर हो जाएगा, एफ सेंटर हो जाएगा या फर्बिन-जेंडल सेंटर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास पहला तरीका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। अब सेकंड तरीका हम लोग देखते हैं, आप ले सकते हो ड्यू टू
presence of extra cation on interstitial site, जैसे कि देखो सपोज करो मैंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया जिंक ऑक्साइड का, ये है आपके पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे क्रिस्टल को जिंक ऑक्साइड के साथ हीट कर देता हूं। जैसे ही आप जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो जिंक +2 में ट्रांसफर हो जाता है और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा और इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेंगे। अब देखो ये जो जिंक प्लस है कहीं पर भी एक इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। सपोज करो मैं इसके इंटरस्टिशियल साइड पर यहां पे ऑक्यूपाई किया हूं, अब देखो कैसा दिखेगा ये। कहां पे ऑक्यूपाई किया है ये जिंक प्लस टू ऑक्यूपाई कर गए आपकी इंटरस्टिशियल साइट पे। अब देखो अब इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस केटायन के एडजेसेंट साइड को ऑक्यूपाई करेगा। एडजेसेंट साइड कहने का मतलब क्या है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जिंक +2 है। अब इसके दो चार्ज जो हैं, ये 2 चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से ऑक्यूपाई करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि इसके अगल बगल ऑक्यूपाई करेंगे। अब देखो पहले केटायन की अगर मैं बात करूं, यहां पर था जिंक +2, यहां पर O2- जिंक +2 O2- जिंक O2- जिंक +2 O2- जिंक +2 जिंक +2 O2- जिंक +2 O2-। अब देखो जाहिर सी बात है कि यहां पर पहले केटायन और एनायन का रेशियो क्या था, सेम था। जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो जिंक +2 इसके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर जिंक +2 एक्स्ट्रा ला करके फिट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि केटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया होगा इन कंपेरिजन टू एनायन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो यहां पर ये आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट जैसा काम करेगा। यहां पर भी जिंक ऑक्साइड आपके पहले व्हाइट कलर के शो करते थे, अब यहां पर जिंक ऑक्साइड कैसा शो करेगा, येलो कलर का शो करेगा। अब यहां पर देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब ऑक्यूपाई किया हुआ इलेक्ट्रॉन जहां पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां से कि when an extra cation occupied on interstitial side and to maintain the electrical neutrality adjacent interstitial site occupied by electron। सेम चीज है। अगर मान लो एक एक्स्ट्रा केटायन इसके क्रिस्टल में लाके फिट हो जा रहा है तो फिट होगा, इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई करवा देंगे। अब यहां पर नंबर ऑफ केटायन ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ एनायन से, तो इस टाइप की डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये था आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। नाम से भी पता चल रहा है कि मेटल डिफिशिएंट कहने का मतलब क्या है कि कमी आ जाएगा। पहले वाले में क्या थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ केटायन ज्यादा हो जा रहा था। अब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ केटायन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां से द डिफेक्ट इन विच
number of cation are lesser than number of anion called metal deficient defect। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। आराम से देखना इसको कैसे काम करता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। पहले हम लोग एक क्रिस्टल लेते हैं एफी ऑक्साइड का, एफईओ का, आयरन ऑक्साइड का मैं क्रिस्टल ले लेता हूं। ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएंगे Fe+2 में और O2- में, O2 माइनस में। अब यहां पर मैं इसको अरेंजमेंट कर रहा हूं इस क्रिस्टल में। इसको मान लो Fe+2 है, ये हो जाएंगे O2-, ये हो जाएंगे Fe2+, ये हो जाएंगे O2-, ये हो जाएंगे O2-, ये हो जाएंगे Fe2+, ये हो जाएंगे O2-, ये हो जाएंगे Fe+2। यहां पर O2-, आ गया तो यहां पर हो जाएगा Fe+2, यहां पर हो जाएंगे O2-, ये हो जाएंगे Fe+2 और ये हो जाएंगे O2-। अभी ये आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल आपको मिला हुआ है। अब इसमें हम लोग डिफेक्ट्स क्रिएट करवाते हैं। अब देखो, सपोज करता हूं मैं कि यहां से कोई भी एक आयरन, ये वाला आयरन को मैं कंप्लीट मिस कर दिया, कंप्लीट मिसिंग आउट कर दिया। यहां से मैंने Fe+2 क्या किया हूं, पूरा का पूरा गायब कर दिया। अब देखो, यहां से जब आयरन गायब हो जाएगा तो अब चार्ज में कमी आ गई, +2 चार्ज यहां पे क्या होंगे, घट गए, क्योंकि Fe+2 क्या हो चुके हैं, कंप्लीट मैंने रिमूव कर दिया अपने तरीके से। Fe+2 को मैंने कंप्लीट रिमूव कर दिया तो इस पूरे क्रिस्टल से +2 चार्ज क्या हो गए, कम हो गए। अब ये +2 चार्ज कम हो गया, इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इसमें से कोई भी दो केटायन +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये Fe+2 केटायन यहां से एक Fe+3 में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा। +2 के फॉर्म में था, अब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो +3 के फॉर्म में आ गया। कोई एक और आयरन ले लो, सपोज करो मैंने इसको ले लिया, ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे Fe+3 और 1 इलेक्ट्रॉन में। अब यहां से देखो, ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेगा, ये जो घटा हुआ +2 चार्ज था इसको बैलेंस कर देगा। अब देखो, पहले हमारे क्रिस्टल में सिर्फ Fe+2 आयंस मौजूद थे, लेकिन मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या हो गया, ये Fe+3 में भी कुछ केटायन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गया। मैं क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जब हम लोग एक केटायन को क्रिस्टल से कंप्लीट मिसिंग कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहां से कंप्लीट मिसिंग किया, तो जैसे ही कंप्लीट मिस करोगे इसमें चार्ज में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। अब इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जो केटायन इस क्रिस्टल में मौजूद है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करने के बाद उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ केटायन कम हो गया इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ एनायन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास सब। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइप के डिफेक्ट जो है, जैसे कि आयरन देखो, तो आयरन दो फॉर्म में मिल गया हमारे पास, आयरन Fe+2 के फॉर्म में भी मिल गया हमें और Fe+3 के फॉर्म में मिल गया। इसका मतलब क्या है कि आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा यहां पर, +2 और +3, यानी कि मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट हमेशा वो एलिमेंट शो कर सकता है, वो मेटल शो कर सकता है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by those metal having variable oxidation state, जैसे एग्जांपल में ले सकते हो आप, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये जो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट होता है, ये हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो या फिर वो एलिमेंट शो करते हैं जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अब हमारे पास
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Analysis showed that iron oxide as a formula of Ap 0.95 ऑक्साइड। आपके पास फॉर्मूला क्या दिया गया है? आयरन 0.95 ऑक्साइड दिया हुआ है, आयरन ऑक्साइड। आपको पता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में आयरन +2 के फॉर्म में भी एग्जिट कर सकता है और आयरन +3 के फॉर्म में भी एग्जिट करता है। ठीक है, अब देखो सपोज करो लेट मैं मान लेता हूं, लेट Fe+2 को मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। अब टोटल आयरन का कंपोजिशन कितना दिया हुआ है? 0.95। तो अब दोनों मिलाकर के हैं आपके पास 0.95, तो आयरन +2 को मैंने मान लिया X, तो Fe+3 कितना हो जाएगा? 0.95 माइनस X। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं यहां से चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ कैटायन देखो कितना है, चार्ज यहां पे +2 है, +2 X माना हूं मैं, तो यहां पर हो जाएंगे 2X प्लस, यहां पर प्लस, यहां पे देखो ये 2 चार्ज है, X मैंने माना है, यहां पे 3 चार्ज है, क्या मैंने माना? 0.95 माइनस X, यानी कि 3 × 0.95 माइनस X। ये चार्ज है आपका, जो +2 चार्ज है उसको मैंने X से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे +3 चार्ज उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। ये कैटायन का चार्ज हो गया। अब एनायन का चार्ज कैलकुलेट कर। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? 2। साइन नहीं बैठाना यहाँ पे, साइन आपको बैठाना नहीं है। अब इसको इक्वेट करो, 2X प्लस, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.95 से, तो क्या आ जाएगा? 0.85 माइनस 3 से X मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 3X इज इक्वल टू हो जाएंगे 2। तो यहां पे इक्वेशन सॉल्व करो, 2X माइनस 3X इक्वल टू 2 माइनस 2.85, दैट इज माइनस X इक्वल टू माइनस 0.85। X की वैल्यू कितनी आ गई? 0.85। X की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है? 0.85, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपके पास 0.85 और यहां पर कितने आ जाएंगे? 0.95 माइनस 0.85, दैट इज 0.10। अब फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग? Fe+2 का फ्रैक्शन निकालो। कितना X का वैल्यू आ चुका है? 0.85 और टोटल कितना दिया हुआ है? 0.95 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 89.4%। Fe+3 की बात करो तो 100 माइनस 89.4%, वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? 10.53%। तो ये फ्रैक्शन निकल गया आपके पास Fe+2 और Fe+ दिया हुआ निकेल 0.98 ऑक्सीजन। अब निकेल में यहां पर 2 फॉर्म निकालना है हमें, निकेल +2 और दूसरा दिया हुआ है निकेल +3। फिर से वही कहानी, लेट मैं मान लेता हूं निकेल +2 को X मैंने मान लिया, तो निकेल +3 कितना हो जाएगा? 0.98 टोटल दिया हुआ, तो उसमें से मैंने निकेल +2 को X माना, तो निकेल +3 क्या हो जाएगा? 0.98 माइनस X। अब चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ कैटायन देखो 2 चार्ज है, X वैल्यू मैंने लिया है दैट इज 2X प्लस, 3 चार्ज है मैंने इतना वैल्यू लिया, तो 3 × 0.98 माइनस X, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? 2। कैलकुलेट करो, 2X प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यहां से? 2.94 माइनस 3X इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो इसको, 2X माइनस 3X इज इक्वल टू 2 माइनस 2.94, दैट इज माइनस X इज इक्वल टू माइनस 0.94। कट जाएगा तो X की वैल्यू कितने आ जाएगी? 0.94। X की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है? 0.94, यानी कि यहां पर 0. क्या मिल गया? 94 मिल गया। यहां पर इसको 0.98 माइनस 0.94। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ निकेल। परसेंटेज ऑफ निकेल +2 मैं निकाल रहा हूं। निकेल +2 कितना है? 0.94। टोटल कितना दिया हुआ है? 0.98 इंटू 100। कैलकुलेट करो, आएगा 95.9%। परसेंट ऑफ निकेल +3 इसका निकालो, 100 में से 95.9% को माइनस करो तो वैल्यू आ जाएगी 0.09%। ये दोनों हो जाएंगे आंसर। तो डिफेक्ट्स हमारे पास खत्म हो गया। डिफेक्ट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो कंडक्टिविटी के आधार पे सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हो, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको देख लेंगे। तो कंडक्टिविटी के आधार पे सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिख सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन? एक तरफ मैं लिखता हूं टाइप ऑफ सॉलिड और दूसरी तरफ रहेंगे हमारे पास कंडक्टिविटी रेंज। पहला क्या हो जाएगा आपके पास? कंडक्टर, जिसके बारे में आप जानते हो कि कंडक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसा सबस्टेंस जिससे होकर करंट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि या फिर द सबस्टेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू अलाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इटसेल्फ कॉल्ड एज कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अगर कंडक्टर के मैं कंडक्टिव रेंज की बात करूं तो 10⁸ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये आगे हम लोग बात करेंगे साइमन किसका यूनिट है, सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट है। तो कंडक्टिविटी रेंज आपको कितना मिल जाएगा कंडक्टर में? 10⁸ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं तो सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसा सबस्टेंस जो जनरल स्टेट में तो आपके इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, लेकिन अगर उसमें मैं टेम्परेचर दे दिया या उसमें कुछ इंप्योरिटीज को मैंने ऐड कर दिया तो कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ोगे क्लास 12 के फिजिक्स में, आपको सेमीकंडक्टर अच्छे से डील किया जाएगा। मैं थोड़ा सा बस इसमें हिंट दे रहा हूं कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? जो जनरल स्टेट में ये कंडक्टर नहीं बल्कि जनरल स्टेट में इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, लेकिन उस सबस्टेंस को अगर आप टेम्परेचर दे दो, हीट कर दो या फिर इंप्योरिटीज को ऐड कर दो, कुछ सबस्टेंस को ऐड कर दो, तो उसमें कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो हो जाता है 10⁻⁻6 टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी रेंज है इसका। ये इंसुलेटर बोल सकते हो, यहां पर ये कंडक्टर हो जाएगा। थर्ड क्या हो सकते हैं आपके पास? इंसुलेटर। इंसुलेटर 10⁻⁻20 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? एक ऐसा सबस्टेंस जिससे होकर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। अब देखो यहां से एक पॉइंट लिख सकते हो, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट आसानी से पास हो जाते हैं। क्यों पास हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइलिटी शो करते हैं, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिख सकते हैं in solid in conductor conductivity is mainly due to mobile electron और हॉल। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या फिर हॉल क्रिएट होने की वजह से आप कह सकते हो मोबाइलिटी, इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली लिया जाता है, हॉल छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट की वजह से कंडक्टर अपना कंडक्टिविटी शो करता है। अब मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं। सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा? एक ऐसा सबस्टेंस जो जनरल स्टेट में तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ टेम्परेचर अप्लाई कर दें या फिर कुछ इंप्योरिटीज को ऐड कर दे तो वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब क्या होता है? बीच बीच में। ना तो ये प्योर कंडक्टर बोल सकते हो, ना तो प्योर इंसुलेटर बोल सकते हो। ये कुछ कंडीशन में इंसुलेटर बन जाता है और कुछ कंडीशन में ये कंडक्टर बन जाता है। तो लिख सकते हैं यहां से द सबस्टेंस which are in general a bad conductor of electricity, अगर ये बैड कंडक्टर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर। बट it become a good conductor of electricity when
when gives some temperature and addition of impurities, और कर दें यहाँ पे टेम्परेचर और एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा बाबू, द सबस्टेंस विच आर इन जनरल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इंसुलेटर बट इट बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन गिव्स सम टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर आप कोई भी सबस्टेंस लेते हो वो जनरल स्टेट में इंसुलेटर ही जैसा बिहेव करता है, लेकिन अगर आप उसमें टेम्परेचर देते हो या कुछ अदर सबस्टेंस को ऐड कर देते हो तो वो गुड कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे सकता हूं मैं यहां से, द प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but it becomes a good conductor of electricity when addition of some impurities. This process is called as doping. अगर आप इंप्योरिटीज ऐड करते, इंप्योरिटीज ऐड करने का मतलब क्या है, कुछ अलग सबस्टेंस को उसमें ऐड कर देना है, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। अब इस डॉपिंग के आधार पे डिपेंडिंग अपॉन डॉपिंग सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं डॉपिंग के आधार पे। पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकेंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। पी मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग हॉल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें चार्ज जो कैरी करने की टेंडेंसी होता है वो किसके पास होता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर या फिर हॉल के ऊपर। तो लिख सकते हैं यहां से, द सेमीकंडक्टर which have charge carrier are positive charge, जिसको हम लोग प्यार से हॉल भी बोलते हैं। अगर आप बात करो, सपोज करो मैंने प्योर सिलिकॉन ले लिया और जर्मेनियम ले लिया, ये है ग्रुप 14 का मेंबर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैंने इसमें ग्रुप 13 को एलिमेंट को ऐड कर दिया, दैट इज बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, ये ग्रुप 13 का मेंबर है और ये ग्रुप 14 का मेंबर है। अगर ग्रुप 13 के मेंबर को अगर आप ग्रुप 14 में ऐड करते हो, ग्रुप 13 के मेंबर को ग्रुप 14 में ऐड करते हो, तो यहां पर प्रोड्यूस करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बनाएगा देखो, मैं एल्युमिनियम को कंसीडर कर रहा हूं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 13 और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, मैं एल्युमिनियम को ऐड कर रहा हूं सिलिकॉन में, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं, एल्युमिनियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं पहले, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 3s और यहां पे 3p, दैट इज यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट अगर मैं करवाऊं तो यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा।
सिलिकॉन की मैं बात करूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 3s2 और 3p2, यानी कि इसका यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक्साइटेड करवाता हूं, एक्साइटेड करवाओगे तो यहां बचेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पेयर वाला इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल में। अब देखो ये तो इसके साथ पेयर बना लेगा, अगर मैं एल्युमिनियम को इससे सिलिकॉन में मिला रहा हूं तो एक्साइटेड स्टेट में ये इससे पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा, लेकिन इसके साथ पेयर बनाने के लिए यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, हॉल। देखो हॉल क्रिएट हो गया, और हॉल बोले तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जैसे ग्रुप 13 के मेंबर को ग्रुप 14 में ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, याद रखना ये वाला। नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मान लो ग्रुप 14 का मेंबर जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, मैं अगर इसमें ग्रुप 15 के मेंबर को ऐड कर देता हूं, ग्रुप 15 कहने का मतलब नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। अगर ग्रुप 15 के मेंबर को ऐड कर रहे हो इसमें, किसमें, ग्रुप 14 में, तो हमारे पास बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको भी ले लेता हूं मैं, मान लो सिलिकॉन मैंने कंसीडर किया, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आया था 3s2 और 3p2, और एक्साइटेड स्टेट में यहां से सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां से सिंगल, यहां से सिंगल और यहां से भी सिंगल। अगर मैं यहां से फास्फोरस ले लेता हूं, सपोज करो फास्फोरस, फास्फोरस का हो जाएगा 3s2 और 3p3, कॉन्फ़िगरेशन करके देख लोगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां से हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये एक्साइटेड नहीं कर सकता, अभी मैं एक्साइटेड इसको नहीं करवा रहा हूं। अब देखो यहां से ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ये इसके साथ पेयर कर लेगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी पेयर है तो पेयर कर पाएगा नहीं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ना। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब नेगेटिव चार्ज हो गए, और नेगेटिव चार्ज बोले तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ग्रुप 15 के मेंबर को अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में डॉप कराओ या फिर मिलाओ तो मिलाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब देखो यहां पर जो एलिमेंट्स इस ग्रुप 14 के मेंबर पे मिलाया जा रहा है, तो ये ग्रुप 15 के मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्योरिटीज बोलेंगे। अब यहां पे ये फास्फोरस को मैं सिलिकॉन में डाला, यानी कि फास्फोरस क्या आपका इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज को मैं सिलिकॉन में डाला, अभी किसके जैसा बिहेव करने लगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करने लग गया। ये जो प्रोसेस है ग्रुप 15 के मेंबर ग्रुप 14 में ऐड करने का, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। कि लो टेम्परेचर पर किसी भी सबस्टांस का रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाता है तो उस टाइप के सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, द सबस्टांस विच अलाउ, या फिर विच ऑफर्ड कर सकते हो इसको, विच ऑफरिंग द लो रेजिस्टेंस, या फिर ऑफरिंग द 0 रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आप ले सकते हो 2 केल्विन से 4 केल्विन तक, कॉल्ड सुपर कंडक्टर, एंड देयर कंडक्टिविटी कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि एक ऐसा सबस्टांस जो लो टेम्परेचर पर 0 रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, NB3, एक टॉपिक आता है बैंड थ्योरी। अब बस चैप्टर लास्ट होने वाला है हमारे पास, बैंड थ्योरी।
देखो बैंड जो होते हैं आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वैलेंस बैंड और एक होते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के पास हाई एनर्जी होता और इसके पास लो एनर्जी होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहां से द बैंड या फिर हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बैंड कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बैंड called valence band। The gap between, अब यहां पर जो गैप बनेगा, हाई एनर्जी है और लो एनर्जी है, तो दोनों के बीच में गैप बनेगा ना, इस गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप। लिख सकते हैं द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड called forbidden gap। गैप और बोल सकते हैं एनर्जी गैप। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस थ्योरी में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपके पास दो बैंड है, सपोज करो कि यहां पर एक बैंड मैंने लिया और एक बैंड ऊपर मैंने लिया। अब ये हाईएस्ट लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड है इसलिए नीचे मौजूद है और ये हाईएस्ट एनर्जी इसलिए ऊपर मौजूद है। तो हाईएस्ट एनर्जी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। इसलिए हाईएस्ट एनर्जी इसलिए कहां पर मौजूद है, ऊपर में हमारे पास मौजूद है। ये लोएस्ट एनर्जी इसलिए नीचे में मौजूद है, इसको बोलेंगे हम लोग वैलेंस बैंड। अब ये दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग एनर्जी गैप। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, इंसुलेटर की बात करूं और सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसमें बैंड के आधार पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो कि हमारे पास ये एक बैंड दिया हुआ है और दूसरा बैंड इस तरीके से दिए हुए हैं। नीचे वाले हो जाएंगे वैलेंस बैंड, ऊपर वाले हो जाएंगे कंडक्शन बैंड। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पूरे तरीके से ओवरलैप है, देखो यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग शो कर रहा है, तो इस टाइप के सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। अब देखो अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद होगा तो ये आसानी से मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड की तरफ। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या शो करता है, कंडक्टर शो करता है। तो कंडक्टर में आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी गैप आपको दिखेगा नहीं, या दिखेगा भी तो बहुत कम दिखेगा। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में ये हो गया कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, और ये हो गया आपके कंडक्शन बैंड। ये जो है वो आप गैप है। ये गैप अगर स्मॉल रहता है, क्या रहता है, स्मॉल रहता है। अगर यहां पर गैपिंग स्मॉल दिखता है तो उसको बोलेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। अब मान लो मैंने यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रखा, सपोज करो वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं हीट करूंगा इस सेमीकंडक्टर को, तो जैसे ही हीट करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर देंगे तभी, टेम्परेचर जब दोगे तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो जंप करके कहां मौजूद हो जाएगा, चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। तब जाके ये सेमीकंडक्टर किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है। अगर मान लो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये आपके पास वैलेंस बैंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप अगर बहुत लार्ज होगा तो आप कितना भी इसमें टेम्परेचर दो, जितना भी टेम्परेचर दो, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अब हीट दोगे तो ये आसानी से मूव नहीं कर पाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। यहां पर बात क्या है कि यहां पर गैप कम था। अब गैप कम था तो हल्का से भी टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो जंप करे कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अब ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर हीट नहीं देते हो
हीट नहीं दोगे तो ये गैप तो गैप रह जाएगा। अब ये जब हीट नहीं दोगे तो गैपिंग हो जाएंगे यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो कंडक्टर नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, इंसुलेटर बनेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दिए तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन था मूव कर गया कंडक्शन बैंड की तरफ और कंडक्टर के जैसा बिहेव कर गया। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से द सेमी कंडक्टर लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity of semiconductor are increases due to electron of valence band jumps to conduction band अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा, लेकिन नोट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस। याद रखना ये दोनों पॉइंट को, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर देते हो तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर टेम्परेचर देते हो तब। कारण क्या है कि टेम्परेचर दोगे तो कंडक्टर तो पहले से ओवरलैप था, अब हो सकता है कि टेम्परेचर देने के बाद ये ओवरलैपिंग क्या हो जाए, टूट जाए। अब जैसे ओवरलैपिंग टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का मूव कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं कर पाएगा, तो इससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए ये थे आपके पास कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मैं पहले से लिख के रखा हुआ यहाँ पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं उसके आधार पे किसी भी सबस्टेंस का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन शो करते हैं, सबसे पहला ऑर्बिटल मोशन, सेकेंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन कहने का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी मूव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन। जैसे कि मान लो सपोज करो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। और स्पिनिंग कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे भी इस तरीके से मूव करते रहेगा, कुछ इस टाइप से अपनी एक्सिस पे भी इस टाइप का मूव करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिनिंग मोशन। आप सन के बारे में जानते होंगे कि पृथ्वी जो होता है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपनी ही एक्सिस में भी घूमता रहता है। तो अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसको बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन, और पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे भी घूमता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन। तो ये दो टाइप के मोशन के वजह से ही हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं। इसे लिखा हुआ यहां पे, दिस टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट बनते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन शो करते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहेगा, और स्पिन मोशन कहने का मतलब क्या है कि अपने एक्सिस में भी वो घूमता रहेगा। ये दो टाइप के मोशन की वजह से ही किसी भी सबस्टेंस में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहला मैग्नेटिक सबस्टेंस आते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस किसको बोलते हैं, एक ऐसा सबस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो वीकली अट्रैक्ट करता है। अगर वीकली अट्रैक्ट करता हो तो उसको बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। यानी कि लिखा हुआ द सबस्टेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। अब पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के पास हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा,
हमेशा क्या होंगे उसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैं क्लास 11th में भी अच्छे तरीके से इसको डील किए हुए हैं कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब इट लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कर दो यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंट होते ही, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंट होते ही ये हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस कर देंगे। इस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बोले। यहाँ पे कुछ सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, O2 F3 Fe3+, CO+2 और Cr3+। हम लोग एक आध एग्जांपल करके देखते हैं कैसे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को फाइंड आउट। +3 का आपको पता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 26। कॉन्फिगरेशन करो 4s2 3d6। अब आयरन Fe+3 के फॉर्म में, यानी कि 4s0 और 3d 5 हो जाएंगे। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर एस ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद, ये सबस्टेंस कैसा दिखेगा, पैरामैग्नेटिक जैसा दिखेगा। और भी ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो मैं ले लिया क्रोमियम+3। तो क्रोमियम+3, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितने होता है, 24। कॉन्फिगरेशन 4s2 3d4, ठीक है। अब क्रोमियम+3 के फॉर्म में है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएंगे, दैट इज 4s0 3d3। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और कुछ पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में हम लोग क्लास 11 में बात किए हुए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर भी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस निकाल सकते हो। तो आप क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की तरफ मूव करो, वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिटेल दिया हूं, आप वहां से अच्छे से क्लियर करो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में। सेकेंड टॉपिक है हमारे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस किसको बोलेंगे, एक ऐसा सबस्टेंस जो वीकली रिपेल करता हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वीकली अट्रैक्ट करता हो तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर वीकली रिपेल करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस किसको बोलते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर वीकली अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, अगर वीकली रिपेल करेगा तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, और अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे तो बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस परमानेंट मैग्नेट के जैसा काम करता है। परमानेंट मैग्नेट कहने का मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट कर दो, हटा दो, तब भी वो मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करेगा, अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करेगा। अगर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी आपका वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। इसे लिखा हुआ यहां पर, इट आर परमानेंट मैग्नेट इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट कर दो, फिर भी वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। In solid state, metal ions of ferromagnetic substance are grouped together in a small region called as domains. अगर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का जो मेटल आयन होता है वो सॉलिड स्टेट में एक ग्रुप के रूप में अलाइनमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन्स। देखो यहां पर ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, डोमेन्स दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। इस टाइप के सबस्टेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका डोमेन्स जो होंगे आपके एक डायरेक्शन में ही अलाइनमेंट होगा। देखो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में इसका डोमेन्स दिख रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में डोमेन्स दिखता है तो उस टाइप के सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, द सबस्टेंस इन विच अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन
and resulting zero magnetic moment due to equal number of parallel and anti-parallel domains। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन्स। तो डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको ये कैंसिल आउट कर देगा, इसको ये कैंसिल आउट कर देगा, सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगा? डायपोल मोमेंट का जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको ये कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसको ये कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर अलाइनमेंट ऑफ डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंटी पैरेलल डोमेन्स मिल रहा है, तो उस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें कि डोमेन्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में तो होंगे, लेकिन अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स होगा। एंटी फेरो में क्या होता था? इक्वल पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स होते थे, लेकिन फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स तो होंगे, लेकिन अनइक्वल एंटी पैरेलल और पैरेलल डोमेन्स होंगे। यहां पर याद रखना अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स है। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इस टाइप के सबस्टेंस देखो, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन इन दोनों कैंसिल आउट करने वाले नहीं है, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। जिससे एग्जांपल है Fe2O4 और ZnFe2O4। तो ये थे आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद दो टाइप के कुछ किसको बोलेंगे? एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो मैकेनिकल स्ट्रेस के एप्लीकेशन के थ्रू डेवलप करता है। मतलब अगर किसी सबस्टेंस में मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करो और अगर उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलेंगे? पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और अगर आप उसमें हीट अप्लाई कर रहे हो, हीट अप्लाई करने के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, तो उस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, सॉरी पाइरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस के द्वारा पीजो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और पाइरो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगे? आपके हीट के एप्लीकेशन के द्वारा होगा। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके पास ब्रैग्स इक्वेशन। टॉपिक है आपके पास ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन दिया गया है जो एक्सरे के थ्रू आप किसी भी सबस्टेंस का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके थ्रू आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस किसी भी सबस्टेंस का निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे इज कॉल्ड एट ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है आपके पास? 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर d आपके पास है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, sin थीटा है आपके पास इंसिडेंट एंगल, और n आपके पास क्या है? डिफ्रैक्शन, जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो आप। लैम्डा आपके पास क्या है? लैम्डा वेवलेंथ। तो ये आप इक्वेशन का अप्लाई करके आप किसी भी सबस्टेंस का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहां तक आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो रहा हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन को बनाओ, और भी साइड बुक को आप ट्राई करो, और इसके साथ साथ MS चौहान का बुक है उसको भी ट्राई करो, IIT JEE मेंस का बुक है उसको भी ट्राई करो। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां तक आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग मूव करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। उसके बाद हम लोग डी और एफ ब्लॉक को देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछें। थैंक यू वेरी मच।